Good morning, students. Welcome to class English. Students, in previous video में हमने क्या रीड किया था? चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने इविलन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी चैप्टर को कुछ हाफ पार्ट बचा तो उसको कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. नॉट सरप्राइजिंगली इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि इविलन अपने ऑडियंस को डिलाइट मीन्स हैप्पी, उनको खुश रखती थी. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. कि 1991 में उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसने प्राप्त किया, उसे दिया गया. ये जो ये अवार्ड है वो एक जो सोलो परफॉर्मेंस देते हैं कि अपनी अकेले की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पर इसे अवार्ड दिया गया था. सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. अब जो फेमस तबला वादक थे जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि गॉड ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली थी, बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन भगवान ने इसके बदले उसे कुछ एक्स्ट्रा असाधारण जो शक्ति दी थी. वट वी हियर, कि जिसे हम सुनते हैं, शी फील्स, उसे वो फील करती थी. फार फ्रॉम डीपली देन एनी ऑफ अस, कि शायद बहुत ज़्यादा डीपली. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो अपने म्यूज़िक को जो म्यूज़िक था उसने सीखा था कि शायद वो इतनी सुंदरता से उसको एक्सप्रेस करती थी. एविलन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, कि एविलन इस बात को एडमिट करती थी, इस बात को कन्फेस स्वीकार करती है कि वो एक कि जिसको काम वर्कहॉलिक मतलब जिसको काम का कीड़ा, काम करने की इच्छा होती है कि मुझे काम करना ही है, कि वो एक काम करने की किसी भी डिफ़िकल्ट वर्क को कंप्लीट करने का एक जुनून, कि उसमें वो था. आई हैव जस्ट गो टू वर्क, कि मुझे बस केवल क्या करना है, काम करना होता है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कि ऑफन हार्डर, कि हमेशा हार्डर, कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, पुराने जो संगीतकार थे उनसे भी ज़्यादा. बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जो हमेशा ज़्यादा ही कठिनाई वाला काम करता उसके जो रिवार्ड होते हैं बड़े ही इनॉर्मस होते हैं. इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा बड़े उसको फल मिलता है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स, कि जो वो कॉन्सर्ट देती थी, कि जो भी प्रोग्राम करती थी उनके अलावा एविलन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स. अब वो कॉन्सर्ट्स देती तो रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा वो क्या देती थी, क्या प्रोग्राम करती थी, प्रिजनर जेल में भी और हॉस्पिटल्स में भी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, कि वो हाई प्रायोरिटी भी किनको देती थी, किनके लिए सबसे ज़्यादा जो हाई प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, इम्पोर्टेंस थी, किनको देती थी, जो यंग एज के म्यूजिशियंस थे. एनी रिचलन ऑफ द बेथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन सेज. अब बेथोवन फंड की जो बेथोवन फंड था डेफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए, उनकी जो हेड थी एन रिचलन, वो क्या कहती है, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि एविलन थी वो एक डेफ बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी, कि उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा थी. दे सी दैट देर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि वो समझ जाते हैं वो बच्ची ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे नहीं पहुँच सकते. कि एक डेफ चिल्ड्रन के लिए वो प्रेरणा थी, कि उनके लिए ये प्रेरणा थी कि वो समझ जाएं इस बात को कि वो हर सब कुछ कर सकते हैं, कि वो क्या नहीं कर सकते. Evelyn Gillenny has already accomplished more than most people twice her age, कि एविलन गैनली ऑलरेडी ही अपनी एज से ज़्यादा जो उसकी उपलब्धियाँ थी, अचीवमेंट्स थी, उनको उसने एकम्प्लिश कर लिया था, पूरा कर लिया था. शी हैज़ ब्रोट परकिनिश टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. अब
वो जो तबला उसके ताली यंत्र थे जो उसको उसने फ्रंट पोजीशन पे ले आई है उनको वो, और उसने ये दिखा दिया था कि ये बहुत, उसने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही ज़्यादा उस मतलब उसको फील कर सकती है कि कोई भी डेफ चिल्ड्रन है अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, कि वो उन बच्चों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रही है हु आर हैंडीकैप्ड, कि जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनमें कोई ना कोई पर्सनल डिसेबिलिटी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, कि जो पीपल उसे देखते हैं वो यही कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है आई कैन, कि मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, कि विशेष रूप से कि शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि वो हमेशा ही मिलियंस की लाखों लोगों को भी बहुत भारी आनंद उसने प्रदान किया है। कि अगर एविलियन डेफ वो इतनी ज़्यादा उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की वजह है लेकिन वो ये कर सकती है तो हम भी कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने एविलियन के बारे में पढ़ा था और हमने आज ये चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट था साउंड ऑफ म्यूज़िक का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट द चैप्टर। दिस चैप्टर गिव्स अ ब्रीफ लाइफ स्टोरी ऑफ बिस्मिल्लाह खान, कि इस चैप्टर है हमें बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के बारे में बताता है। द शहनाई वॉज डेवलप्ड बाय अ नाई, कि जो शहनाई थी वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी, एक नाई बार्बर के द्वारा। ही डेवलप्ड इट फ्रॉम एन एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द पुंगी, कि उसने जो शहनाई को डेवलप किया था उसे एक पुंगी के माध्यम से, कि एक पहले जो पुराना इंस्ट्रूमेंट होता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंशिएंट वो पुंगी थी, कि उसके बाद वो कैसे कैसे शहनाई में उसको डेवलप किया गया। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, एंड बिस्मिल्लाह खान इज़ अ वेरी फेमस musical instrument. Ustad Bismillah Khan, a most famous player of this instrument. So let's read the chapter Shahnai of Bismillah Khan. Think of the Shahnai and first thing you will probably imagine is a वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन, कि सबसे पहले हमें थिंक ऑफ शहनाई के बारे में सोच के बड़ी शहनाई जो फर्स्ट थिंग है वो हम प्रोबेबली यही इमेजिन करते हैं कि शहनाई की वेडिंग में होती है, सिमिलर ओकेजन ऑफ, कि कोई भी वेडिंग का कोई फंक्शन है, ओकेजन है, कि उस पर ही हम शहनाई को बजता हुए देखते हैं। नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब शहनाई के बाद हमें हमारे दिमाग में ये आया होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। मेस्ट्रो मतलब मास्टर। क्या बिस्मिल्लाह खान कौन थे? वॉज फेमस प्लेयर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, कि बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई मास्टर थे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया था, वो बजाते थे। तो फर्स्ट कंप्रीहेंशन से स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंट्स फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। अब जो औरंगजेब था उसके जो रॉयल पैलेस था, उसका निवास था जहाँ पे रहता था, उसने उस पुंगी जो पुंगी थी उसका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था अपने रॉयल रेजिडेंस में इस पर बैन लगा दिया था बजाने के ऊपर। क्यों लगाया था? क्योंकि इट हैड अ श्रिल प्लेजेंट साउंड, जो इसकी आवाज़ थी वो बड़ी तीखी थी। समथिंग दैट यू डिसलाइक, जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। श्रिल वेरी शार्प, की उसकी एक तीखी आवाज़ थी जिसको पसंद नहीं करते थे। Pungi became the generic named for reeded noisemakers. Few had thought it would one day be revived. अब reeded का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ की एक सरकंडे से बनी होती है, पतले से, जो आपका राउंड शेप में होती है एक छड़ी, उससे एक बनी होती, बांसुरी के आकार की होती है। जैसे बांसुरी को आपने देखा होगा उस तरह से रीडेड का मतलब होता है बांसुरी के आकार से बनी हुई एक चीज़। जेनेरिक का मतलब होता है कि जो हमें
पुराने टाइम की कोई किसी चीज़ ग्रुप से कोई बिलोंग करता है, उसे एंशियंट ग्रुप से। पुंगी बिकम अ जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर्स। अब जो पुंगी थी वो क्या था, जेनेरिक नेम था किस चीज़ का, रो नॉइज़ मेकर, कि बजाए जाने वाला जो सरकंडे की जैसी ये बांसुरी के आकार का जो इंस्ट्रूमेंट था उसी के नाम पर ये इसका नाम पुंगी पड़ा। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो पुंगी थी कि इतनी नॉइज़ मेकर्स कि इसको फिर से कोई रिवाइव्ड किया जाएगा। रिवाइव्ड मतलब जब कोई चीज़ फिर से लाइफ फॉर्म में आती है, फिर से जीवित हो जाती है हमारी लाइफ में, कि किसी ने नहीं सोचा कि फिर से ये रिवाइव होकर हमारे सामने शहनाई के रूप में आएगी। A barber of a family of professional musicians who had access of the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। अब जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, पेशेवर से जो संगीतकार थे, उसके परिवार का एक बार्बर, नाई जिसे बोलते हैं, उसकी पहुंच शाही महल तक थी। एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, की उसकी पहुंच थी शाही महल तक थी। उसकी जो बार्बर फैमिली से था, बिलोंग करता था, उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो पुंगी थी वो श्रिल अनप्लेजेंट साउंड वाली, कि उसको टोनल क्वालिटी को, जो उसकी टोन की, उसकी जो सुर की क्वालिटी थी उसको चेंज करेगा। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम। उसने क्या किया, उसने एक पाइप चुनी और उसके जो स्टेम था, तना था, उसमें नेचुरल होल थे, कुछ नेचुरल होल थे उसमें स्टेम में पहले से ही। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो पहली पुंगी से ज़्यादा लंबी और ब्रॉडर थी, मोटी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किया, उसकी बॉडी पर 7 होल बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। अब जब उसने उसको सुराखों, उसने उसे बजाना शुरू किया, बजाया, और उसने सुराखों में से कुछ को बंद करते, कुछ को खोलते, जैसे आपने देखा है बांसुरी को बजते हुए, तो वैसे उसने कुछ होल्स को क्लोज किया हुआ था फिंगर से, कुछ को बंद किया हुआ था, ऐसे करके उसने बजाना शुरू किया। देन आफ्टर दैट ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर और मेलोडियस साउंड, की कान को अच्छी लगने वाली साउंड, वो स्वर पैदा हुए। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। अब जब वो सुर पैदा हुए तो जो रॉयल फैमिली से थे, परिवार के जो सामने थे, इस यंत्र को बजाया गया, इंस्ट्रूमेंट को रॉयल फैमिली के सामने, तो हर कोई उससे इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब वो इस इंस्ट्रूमेंट था, वो पुंगी से इतना डिफरेंट था कि उसको एक नया नाम देना पड़ना था, कि वो एक पुंगी से तो बिल्कुल डिफरेंट था, उसको एक नया नाम देना पड़ना था। एज अ स्टोरी गोज, कि जैसे कि कहानी बताई जाती है, कि जो स्टोरी इसके बारे में थी, सिंस इट वॉज अ फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ बार्बर नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। अब जैसे कि स्टोरी थी कि जब उसे शाह के चैम्बर मतलब उसके रूम में, कक्ष में बजाया गया था, तो उसे एक नाई ने बजाया था, बार्बर ने बजाया था, तो इसके अंतर का नाम क्या रखा गया, शहनाई, कि शाह के रूम में बजाई गई और एक नाई के द्वारा, तो शहनाई इसका नाम दिया गया। अब द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसीडर ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई की आवाज़ है उसको शुभ माना जाने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब है शुभ, कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके अवसर पर, जैसे कि मंदिरों में शुभ माना जाता है इसको बजाना, वेडिंग ओकेज़न पर, तो इसको शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी तरह इस रीज़न से कि अब इसे मंदिरों में भी बजाया जाता है, और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है, कि उसमें भी इसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, इंडिस्पेंसेबल, कि इसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, कि इसको बजाना, कि ये ज़रूरी हिस्सा बन गया है। In the past, the Shahnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at the royal courts। कि एंशंट टाइम में जो शहनाई नौबत मतलब 9 वाद्य यंत्र, जिसमें 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, उसका एक पार्ट होती थी ये, कि जब
जो शहनाई थी पुराने टाइम में जो 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे कि किसी रॉयल पैलेस में बजते हुए देखे जाते थे, कि उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी ये। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। अब अभी थोड़ा कि उस टाइम अभी थोड़ा समय पहले तक इसे केवल कि अभी कि नाउ अ डेज कुछ टाइम पहले भी मंदिरों और केवल विवाहों में बजाया जाता था कि जहाँ वेडिंग होती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोस टू उस्ताद बिस्मिल्ला खां। लेकिन इसे क्लासिकल स्टेज तक पहुँचाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसको जाता है? वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। कि कुछ टाइम पहले तक तो सिर्फ केवल मंदिर और उसमें बजाई जाती थी, लेकिन जब इसको स्टेज पर लाया गया क्लासिकल स्टेज पर, तो उसका जो क्रेडिट किसको दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान को। नेशनल लेवल तक, इसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने तक का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान को दिया जाता है। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Jumrao in Bihar. कि एक 5 वर्ष के लड़के के रूप में, जब 5 वर्ष का लड़का था, कौन? बिस्मिल्ला खान, कि क्या करता था कि उसके गांव का नाम था डुमराव, और डुमराव कहाँ था? बिहार में, कि एक प्राचीन रियासत में, कि एंशंट एस्टेट में एक तालाब के समीप गिल्ली डंडा खेला करता था। कौन? बिस्मिल्ला खान। He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chat, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब वो क्या करते थे कि नियर बाय, कि नियर में ही बिहारी जी मंदिर था बिहारी जी का, भोजपुरी चैत गीत गाने के लिए वो रेगुलरली जाया करते थे वहाँ पर, टू सिंग द भोजपुरी चैत है। और एंड, जिसके एंड में क्या होता था? उसे 1.25 kg लड्डू मिलते थे, और जो वो लड्डू थे वो किसके द्वारा दिए जाते थे? जो प्राइज़ था वो लोकल महाराज, जो वहाँ के महाराजा होते थे, उसके द्वारा वो प्राइज़ उनको दिया जाता था बिस्मिल्ला खां को। और ये सब दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये सब जो बताया गया है कि बिस्मिल्ला खां के बारे में 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे से बालक ने, छोटा सा बालक कौन है यहाँ पर? बिस्मिल्ला खां। भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है, कौन सा? भारत रत्न। उसको प्राप्त करने के लिए उसने बहुत लंबी यात्रा तय की। मतलब जो भारत रत्न का अवार्ड मिला था बिस्मिल्ला खां को, उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े कि वो कैसे उनको अचीव हुआ। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। कि 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्ला खां एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे जो बिहार में थी। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाजो भोजपुर किंग्स कोर्ट। जो उसके दादा थे रसूल बख्श खान, भोजपुर के राजा के कोर्ट में एक शहनाई वादक था, वो भी शहनाई बजाते थे उसके दादाजी। किसके? बिस्मिल्ला खान के। इस फादर, और जो उसके फादर थे पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और जो उसके पिताजी थे पैगंबर बख्श, और उसके पूर्वज थे, उसके पैटर्नल, किसके फादर से बिलोंग, जिसके पूर्वज थे वो भी शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब उस यंग बॉय ने भी क्या किया? अपनी लाइफ में उस संगीत की आदत डाल ली, कि जैसे जो उसके पूर्वज कर रहे थे उसने भी अपनी लाइफ म्यूज़िक को लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his master uncle house in बनारस, जो अब वाराणसी में है, जिसे अब वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। कि उसने क्या किया? 3 वर्ष की, जब उसको 3 वर्ष का था, वो उसने जब उसकी माँ बनारस कि अब जो वाराणसी में उसके मामा के घर पर लेकर गई, तो बिस्मिल्ला अपने मामा को शहनाई की जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको देखकर वो बिल्कुल फैसिनेटेड हो गई, इम्प्रेस हो गई। Soon Bismillah started accompanying his uncle. Ali Baksh would play the Shahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Captivated, attracted.
अब जल्दी ही क्या किया, बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा, उसके मामा थे अली बख्श के साथ बनारस के जो वहाँ पर उसके सामने अट्रैक्ट मतलब बैठे रहते थे वो, एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और उसने क्या किया, वहाँ पर जाकर विष्णु का जो टेम्पल था, विष्णु मंदिर में जाना शुरू किया और वहाँ उसने शहनाई बजाने के लिए रेगुलरली क्या किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जो बिस्मिल्लाह खान थे घंटों तक थ्रू आउट द डे, कि पूरा पूरा दिन तक वो वहाँ पर क्या करते थे, पूरा टाइम बिना रुके प्रैक्टिस करते थे। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts. अब आने वाले वर्ष थे उनमें बालाजी और मंगला मैया का जो मंदिर था और गंगा नदी के तट पर इस युवा शिष्य कौन था, मतलब बिस्मिल्लाह खान के फेवरेट हॉन्ट्स बन गए। कि फॉन्ट्स मतलब कि जो प्लेस यू लाइक कम, कि आप जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, वेर यू लाइक टू विजिट मैनी टाइम ए डे, कि जहाँ पर आप एक दिन में कहीं कहीं बार जाना, वहाँ उस चीज़ पर जाना पसंद करते हो, प्लेस पर, वो हॉन्ट्स होता है कि वहाँ पर उसने जाना, उसके लिए एक अड्डा बन गया, उसका फेवरेट प्लेस बन गया गंगा मैया का और मंगला मैया का टेम्पल। The falling water of the Ganga inspired him to improvise and invent races that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। अब गंगा की बहती हुई धारा, कि जो फॉलिंग वाटर ऑफ गंगा का जो बहता हुआ पानी था, उसने उसे इंस्पायर्ड किया, कि उसे क्या किया, इम्प्रोवाइज इन्वेंट रेंज, कि उसे खुद जो संगीत बनाने के लिए उसको प्रेरित किया और एक इन्वेंट रागाज, और राग को इन्वेंट करने के लिए इसको इम्प्रोवाइज किया। अर्लियर कंसीडर्ड बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और नए राग खोजने के लिए उन्हें शहनाई के क्षेत्र से बाहर की चीज़ों को, जिसमें माना जाता था कि ऐसे राग उसने खोजे जिसे अब तक कि शहनाई का जो रेंज था, उसका क्षेत्र था, उसे बाहर की चीज़ें माना जाता था, कि वो बिल्कुल उसके बियॉन्ड से बाहर हो चुकी थी, कि उसने ऐसे राग को इन्वेंट किया, किससे इंस्पायर होकर, गंगा की लहरों से इंस्पायर होकर। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खान के बारे में यहीं तक रीड करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी। अच्छे से स्टूडेंट्स इसको देखना है, अच्छे से रीड करना है, तभी आप इसके कम्प्रीहेंशंस के पैसेजेस वगैरह कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।